साल 2026 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम समय है, क्योंकि लोकसभा सीटों के बंटवारे पर लगा पुराना फ्रीज अब खत्म होने वाला है। 50 साल से भी ज्यादा समय से हर राज्य में सीटों की संख्या वही रही है, भले ही आबादी में बहुत बड़े बदलाव आए हों। डिलिमिटेशन सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, यह भारत में पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देगा। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वह कमजोर हो गया है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग हैं। आने वाले इस प्रोसेस का मकसद इसे ठीक करना है। यह बाउंड्रीज फिर से बनाएगा और सीटों का बंटवारा फिर से करेगा, ताकि वह आज की आबादी के हिसाब से हो। इस रिफॉर्म के बहुत दूरगामी नतीजे होंगे, जिससे राज्यों के बीच पावर का बैलेंस और नेशनल पॉलिटिक्स का नेचर दोनों बदल जाएंगे। जिन राज्यों ने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया, वे शायद अपना इन्फ्लुएंस खो दें, जबकि जिन राज्यों में आबादी ज्यादा बढ़ी है, उन्हें फायदा होगा। इस प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पॉलिटिकल कंसेंसस और रीजनल कंसर्न्स को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए यह चुनौती है कि वह फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उनका असर सेंट्रल फंडिंग, डेवलपमेंट प्रायोरिटी और फेडरेशन की यूनिटी पर पड़ेगा। डिलिमिटेशन 2026 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन को फिर से डिफाइन करने और उसके फ्यूचर को तय करने के बारे में है। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को फिर से बनाना, ताकि बराबर रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसका मकसद यह पक्का करना है कि हर सांसद लगभग उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करे, जिससे यह प्रिंसिपल बना रहे कि हर वोट की बराबर वैल्यू है। बिना समय समय पर डिलिमिटेशन के आबादी में बदलाव से रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल्स 82 और 170 में है, जो हर सेंसस के बाद सीटों को एडजस्ट करने का ऑन ऑर्डर देते हैं। पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाती है और प्रेसिडेंट एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। कमीशन के डिसीजन फाइनल होते हैं और उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिससे उन्हें जल्दी लागू किया जा सके। आबादी में बदलाव, शहरीकरण, माइग्रेशन, अलग अलग जन्म दर के लिए बाउंड्रीज में रेगुलर एडजस्टमेंट जरूरी है। कमीशन लेटेस्ट सेंसस डेटा का यूज करता है और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पक्का करने के लिए पब्लिक से कंसल्ट करता है। फाइनल गोल पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड और सही मायने में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। डिलिमिटेशन वह संवैधानिक तरीका है जो भारतीय लोकतंत्र को अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिव रखता है। भारत में डिलिमिटेशन एडॉप्टेशन और कॉम्प्रोमाइज के साथ आगे बढ़ा है। 4 कमीशन 1952, 1963, 1973 और 2002 ने सेंसस डेटा के आधार पर बाउंड्रीज को फिर से बनाया है। 1971 के सेंसस के बाद यह चिंता बढ़ी कि आबादी को कंट्रोल करने वाले राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, जबकि ज्यादा ग्रोथ वाले राज्यों को फायदा होगा। प्रोग्रेसिव राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सीटों के बंटवारे को 2001 तक फ्रीज कर दिया, जिसे बाद में 2026 के बाद तक बढ़ा दिया गया। इस फ्रीज ने स्टेटस को बनाए रखा, जिससे एक बड़ा पॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन टल गया। 2002 का कमीशन सिर्फ राज्यों के अंदर बाउंड्रीज को फिर से बना सकता था, लेकिन उनकी टोटल सीटें नहीं बदल सकता था। SC/STS के लिए रिजर्व सीटों को एडजस्ट किया गया, लेकिन राज्यों के बीच रिप्रेजेंटेशन फ्रीज रहा। 2008 में हुए आखिरी डिलिमिटेशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंटरनली रैशनलाइज किया, लेकिन बड़ा सवाल अनसुलझा ही रहा। अब एक ऐसे बदलाव वाले प्रोसेस के लिए स्टेज तैयार है जो भारतीय राजनीति को फिर से डिफाइन कर सकता है। अगला डिलिमिटेशन शायद 2031 के सेंसस का इस्तेमाल करेगा, जिसमें सीटों के बंटवारे के लिए आबादी आधारित फार्मूला लगाया जाएगा। संविधान का आर्टिकल 81 सीटों और आबादी के बीच एक यूनिफॉर्म रेशियो की डिमांड करता है, जिससे आबादी एक मुख्य क्राइटेरिया बन जाती है। लोकसभा का साइज, जो अभी 543 है, आबादी में ग्रोथ के हिसाब से 750 या 850 तक भी बढ़ सकता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नेशनल एवरेज आबादी कैलकुलेट की जाएगी और हर राज्य की सीटें उसके हिस्से के हिसाब से होंगी। उदाहरण के लिए 88 मिलियन लोगों वाला एक राज्य और 1.76 मिलियन प्रति सीट का नेशनल एवरेज होने पर लगभग 50 सीटें मिलेंगी। यह तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पक्का करता है, लेकिन इससे एक बड़ा पावर शिफ्ट भी होता है। 6 मिलियन से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को स्पेशल प्रोविजन से प्रोटेक्ट किया जाता है,
जिससे उन्हें मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फाइनल फ्रेमवर्क को आबादी आधारित रिप्रेजेंटेशन को छोटे राज्यों के हितों के साथ बैलेंस करना होगा। अर्थमैटिक सिंपल है, लेकिन इसका पॉलिटिकल असर बहुत गहरा होगा। नए ऑर्डर में फेयरनेस पक्का करने के लिए डेलिब्रेशन और कंसेंसस बहुत जरूरी होंगे। आबादी आधारित डिलिमिटेशन से राज्यों के बीच साफ विजेता और हारने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य जहां आबादी बहुत बढ़ी है को कई नई सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 120 से ऊपर जा सकती है, जबकि बिहार में यह 60 से ज्यादा हो सकती है। यह डेमोग्राफिक एडवांटेज इन राज्यों को राष्ट्रीय नीति और सरकार बनाने में ज्यादा इन्फ्लुएंस देगा। इसके उलट तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य जिन्होंने आबादी कंट्रोल की, उनकी सीटों की संख्या रुक सकती है या घट सकती है। ये राज्य डरते हैं कि उन्हें उनके डेवलपमेंटल सक्सेस के लिए सजा मिलेगी और पार्लियामेंट में उनका पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगा। विडंबना, आबादी कंट्रोल में प्रगति से रिप्रेजेंटेशन कम होता है। चिंताएं बढ़ रही हैं कि साउथ के खास हितों को नॉर्थ के प्रभुत्व वाले पार्लियामेंट में नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह बदलाव भारत के संघीय ढांचे पर दबाव डाल सकता है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। नई सीट एलोकेशन पॉलिटिकल मैप और पावर के बैलेंस को फिर से आकार देगी। डिलिमिटेशन 2026 भारत के पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स को मौलिक रूप से बदल देगा। लोकसभा में ज्यादा आबादी वाले नॉर्थ से सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पॉलिटिकल सेंटर ऑन ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। नेशनल पार्टियां उत्तरी राज्यों को जीतने पर और भी ज्यादा ध्यान देंगी, जिससे सत्ता का रास्ता हिंदी हार्टलैंड से होकर गुजरेगा। उत्तरी राज्यों को पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन में ज्यादा फायदा मिलेगा। दक्षिणी और पूर्वी राज्य हाशिए पर महसूस कर सकते हैं, जिससे फिस्कल फेडरलिज्म और नेशनल प्रायोरिटीज को लेकर टकराव हो सकता है। पार्टी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा ग्रोथ वाले राज्यों के नेताओं का दबदबा हो सकता है। साउथ और ईस्ट में रीजनल पार्टियां कोएलिशन पॉलिटिक्स में अपनी मोल भाव की शक्ति खो सकती है। ये प्रोसेस संघीय अधिकारों और क्षेत्रीय इक्विटी पर गर्मागर्म बहस छेड़ सकता है। इन संवेदनशीलता को मैनेज करना भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ डिवाइड को सामने लाता है, जो आबादी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस में अंतर को उजागर करता है। दक्षिणी राज्य जो आबादी कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ में सफल रहे, अब कम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सामना कर रहे हैं। साउथ में कई लोग इसे अच्छी गवर्नेंस के लिए सजा मानते हैं। उन्हें डर है कि नॉर्थ के दबदबे वाले पार्लियामेंट में उनके हितों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक चिंताएं सेंट्रल फंड्स का ज्यादा योगदान देने वाले दक्षिणी राज्यों से दूर रीडिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं। सांस्कृतिक रूप से भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता का डर है। ये चिंताएं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकती हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को चुनौती दे सकती हैं। प्रस्तावित समाधानों में इकोनॉमिक योगदान और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना या राज्यसभा की भूमिका को मजबूत करना शामिल है। ऐसे सुधारों पर आम सहमति बनाना नेशनल दरारों को गहरा होने से रोकने के लिए जरूरी है। 2026 के डिलिमिटेशन को रिप्रेजेंटेशन को संघीय इक्विटी के साथ बैलेंस करना चाहिए। परिणाम भारत की अपने लोकतंत्र में विविधता को मैनेज करने की क्षमता का परीक्षण करेगा। एग्जाम देने वालों के लिए डिलिमिटेशन 2026 एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, जो पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज को आपस में जोड़ता है। यह यूपीएससी और स्टेट पीएससीज जैसे बड़े एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल दोनों तरह के सवालों में आ सकता है। प्रीलिम्स में संवैधानिक आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और डिलिमिटेशन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आ सकते हैं। मेंस के सवालों में नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐतिहासिक संदर्भ और संघीय प्रभावों का एनालिसिस करना होगा। कैंडिडेट्स को संवैधानिक प्रावधानों, पिछले कमीशंस, फ्रीज के कारणों और अनुमानित प्रभावों पर स्ट्रक्चर्ड नोट्स तैयार करने चाहिए। वर्तमान बहसों जैसे वैकल्पिक रिप्रेजेंटेशन मॉडल और राज्यसभा की भूमिका के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एडिटोरियल और पॉलिसी आर्टिकल्स पढ़ने से एक बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इस टॉपिक पर पकड़ बनाना अच्छे नंबर लाने और एक बड़ी गवर्नेंस चुनौती को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। डिलिमिटेशन 2026 सिर्फ एक एग्जाम टॉपिक नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के फ्यूचर की एक झलक है। 2026 के बाद डिलिमिटेशन भारत के लिए एक निर्णायक पल है, जिसमें गणतंत्र को कई पीढ़ियों के लिए फिर से आकार देने की क्षमता है।
इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर वोट का महत्व बराबर हो और रिप्रेजेंटेशन में ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक किया जा सके। फिर भी यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है, खासकर दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक आवाज खोने के डर से। यह भारत के संघीय चरित्र के मूल पर चोट करता है और संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की मांग करता है। बातचीत और सहानुभूति पर आधारित राष्ट्रीय सहमति बहुत जरूरी है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस जैसे डेवलपमेंटल सक्सेस को रिवॉर्ड देना या राज्यसभा को मजबूत करना पर विचार किया जाना चाहिए। लक्ष्य आबादी के आकार और संघीय इक्विटी के बीच एक संतुलन, ताकि कोई भी राज्य पीछे न छूटे। डिलिमिटेशन 2026 लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों है। इसकी सफलता बुद्धिमान लीडरशिप और एक जानकारीपूर्ण, जागरूक नागरिकता पर निर्भर करती है। भारत इस बदलाव को कैसे मैनेज करता है, यह उसके न्यू इंडिया के चरित्र को डिफाइन करेगा।